हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। साल में जब भी शादियों का मौसम आता है तो कई घरों में खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। कईयों के मन उत्साह से भर जाते हैं तो कई घरों में शादी के खर्चे को लेकर तनाव रहता है। न जाने कितने दिल उदास हो जाते हैं क्योंकि मन को मारकर घर और समाज का ख्याल रखना होता है और मजबूरन सब कुछ कर लेना पड़ता है। शादी में कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए गरीब वर्ग के लोग कहीं कहीं से कर्जे लेकर शादी धूमधाम से करने में लगे होते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उस कर्जे को किस्तों में भर भर कर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे की ओर ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या शादियाँ करना इतना ज़रूरी होता है? क्या जब से मानवता अस्तित्व में आई तब से ये रिवाज चल रहा है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मैरिज सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को पूरा करने की खातिर कबीलाई युग में शादी का प्रचलन शुरू हुआ। उससे पहले पुरुष और स्त्री स्वच्छंद होकर अपनी पसंद से जोड़ियां बनाते थे। ना किसी का कोई अपने फैसले लेने पर दबाव और ना किसी समाज की सड़ी गली परंपराओं का बोझ, ना कोई खर्चा और ना ही झूठी दिखावटें। और वो तब तक साथ रहते थे जब तक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती थी। मात्र सत्तात्मक समाज में औरत के लिए बंदिशें नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम कबीलों से सभ्यताओं की ओर आगे बढ़ते गए, औरतों के दायरे सिमटते चले गए। सभ्यताओं के विस्तार का ये दौर सत्ता, ताकत और वर्चस्व की होड़ में बदल गया। सैनिकों की जरूरत हुई। वर्चस्व की लड़ाई में मरने मारने वाले लोगों में औरतें नहीं होती थी। घर में रहकर पति के लौटने के इंतजार के अलावा उसे घर भी संभालना होता था। यहीं से लगभग सभी सभ्यताओं में आदर्श नारी की परिकल्पना तैयार हुई। जो औरत जितनी आज्ञाकारी होगी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। कुछ भी सहना औरत का गहना हो गया। उसका अस्तित्व पति, पिता, भाई और बेटे के बिना कुछ नहीं था। इस तरह धीरे धीरे आधी आबादी मर्दों की गुलाम होकर रह गई। आदर्श महिला के इस कॉन्सेप्ट में बद चलने के लिए कोई जगह नहीं थी। किसी भी मामले में महिला की मर्जी का तो सवाल ही नहीं था। शादी से पहले उसके जीवन की डोर उसके पिता या भाई के हाथ में होती थी, तो शादी के बाद उसका पति ही उसका मालिक होता था। ऐसे समय में लड़कियां खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, जीती जाती थी या चुरा ली जाती थी। तब ताकत का खेल था। जो जितना धनवान था उसके पास उतनी ही ज़्यादा औरतें होती थी। एक मर्द कई शादियां कर सकता था। इस तरह औरत भोग की वस्तु बना दी गई। संवेदनाओं और मानवता के धरातल पर औरत की कीमत लगातार घटती चली गई और एक वक्त आया जब वो औरत अपनों के लिए ही बोझ हो गई। इस बोझ को निपटाने की खातिर कर्ज ले लेकर धन खर्च किया जाने लगा। इस तरह दहेज प्रथा की शुरुआत हुई। लड़की की मर्जी के कोई मायने नहीं थे। शादी के नाम पर हवस के शिकार होने के साथ वो बच्चे पैदा करने वाली मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं थी। पति के घर में ही बंधुआ मजदूर बनकर जीवन गुजार देने के बाद उसे आदर्श नारी का खिताब जरूर मिल जाता था, जिसके उदाहरण पर उसकी बेटियां भी चल सके। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अब तो ज़माना बदल गया है, आजकल की शादियाँ वैसी नहीं होती। आज लड़की की मर्जी भी पूछी जाती है। आज लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, वो नौकरियां कर रही है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। समाज के बहुसंख्यक हिस्से में आज भी लड़कियों की मर्जी के कोई मायने नहीं है। वो पढ़ रही है ताकि दहेज कम लगे। वो नौकरियों में भी खुद की मर्जी से नहीं है, घर वालों ने बाकायदा इजाज़त दी है। कोई लड़की अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। जो ऐसा कर पाने में सक्षम होती है उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और बहुत कुछ झेलना पड़ता है। पंचायतों से अगर बच गई तो ऑनर किलिंग का खतरा तो होता ही है। इससे भी बच गई तो उसे सड़े हुए समाज का तिरस्कार का सामना तो करना ही पड़ता है। पवित्रता की आड़ में और नैतिकता के नाम पर होने वाले कुंठाओं के इस प्रायोजित कार्यक्रम में पवित्रता और नैतिकता जैसी कोई बात ही नहीं होती। लड़की की 12-14 साल में शादी कर देने में कैसी पवित्रता है? कन्या को दान की वस्तु समझकर झटपट उसे निपटा देने में कौन सी नैतिकता है? कन्या अगर दान की वस्तु ही है तो फिर दामाद को उतनी रिश्वत क्यों? गरीब हो या मध्यम वर्ग, शादी सभी के लिए खुशी कम और मुसीबत ज़्यादा है। सक्षम वर्ग या A1 क्लास के लिए ऐसी परंपराएं कभी बेड़ियां नहीं बनती। उन्हें जैसी शादी करनी हो, जिसके साथ करनी हो, वो कर डालते हैं।
उनके लिए जात, धर्म, वर्ण, गोत्र कोई मायने नहीं रखते। अपनी इज्जत का ध्यान रखने वाले लोग गरीब और मध्यम वर्ग में ही मिलेंगे। ये इज्जत और लोग क्या कहेंगे वाला झुनझुना ही बजाते रह जाते हैं और अपनों की इच्छाओं का गला घोट देते हैं। 90% गरीब मध्यम वर्गीय आबादी जिन सड़ी हुई परंपराओं के बोझ तले दबकर कराह रही होती है, वही सक्षम क्लास की 10% आबादी सब कुछ एंजॉय करती है। शादियों के मामले में भी यही होता है। आप अपनी दादी की शादी की उम्र का पता कीजिए। 10-12 साल में शादी और फिर जवानी की दहलीज तक 10-12 बच्चे। 30 की उम्र में तो औरतें नानी दादी बन जाती थी। 10-12 साल की बच्चियों के साथ शादी के नाम पर हर घर में पवित्र बलात्कार होता था। 13 साल की उम्र में बच्चा पैदा करते समय लड़की की दर्दनाक मौत पर संवेदनाएं दर्ज कराने की कोई परंपरा विकसित ही नहीं हुई थी। ये तो भाग्य का खेल था। लड़की की मैयत दफनाने या जलाने के साथ ही लड़के की दूसरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती थी। ईश्वरीय ग्रंथों ने शादी के नाम पर जो उदाहरण रखा है, क्या आप अपनी बेटियों को ऐसी शादी का हिस्सा बनने दे सकते हैं? मेरी राय में आज शादी जैसी प्रथा को ढोते रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मानवीय होकर स्त्री और पुरुष के नैसर्गिक संबंधों पर तार्किक होकर सोचना शुरू करें। इश्क वालों को आज़ादी दे, जवान दिलों के बीच मोहब्बत को स्वीकार करें, एजुकेशन को बढ़ावा दे। फिलहाल लिव इन रिलेशनशिप परंपरागत शादियों का ऑप्शन हो सकता है, इसे समाज का हिस्सा बनने दें। शादियों पर होने वाले खर्च के मामले में भारत सबसे आगे है और शादियों के बाद दहेज, उत्पीड़न या घरेलू हिंसा के मामले में भी भारत सबसे आगे है। दो जवान इंसानों को साथ रहने के लिए शादियों की ज़रूरत ही क्यों? शादियों की व्यवस्था कई सामाजिक बुराइयों को जन्म देती है। शादी खत्म तो तलाक का झंझट भी खत्म। जब तक दिल मिले साथ रहे, जब रिश्ता बोझ बन जाए तो अलग हो जाए। इसमें गलत क्या है? हमारा समाज नर और मादा का नेचुरल नेट को जन्म जन्मांतर का रिश्ता बताकर एक औरत को एक मर्द के साथ संस्कारों की मजबूत जंजीरों में बांधकर आशीर्वाद के रूप में उम्र भर साथ रहने की जिद थमा देता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।